नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही हैं और आप सभी ने सुना है कि जितने पॉजिटिव केस आते हैं, डिटेक्टेड जो RT-PCR की रिपोर्ट आती है या रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आती है, 9% लोग तो बिना किसी परेशानी के पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लगभग 9% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है और लगभग 2% ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी ये आशा रखनी चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो आप उस 89-90% में हैं। तो इसलिए ज़्यादा चिंता छोड़िए। हाँ, लेकिन आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी भी केयर करनी होगी। जैसे अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेशन में हैं, तो आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है, जिससे वायरस आपके आसपास कहीं किसी और को संक्रमित ना कर सके। तो सावधानी ये रखनी है कि जैसे आपको घर के किसी अलग कमरे में रहना है, अपने इस्तेमाल के जो बर्तन हैं उन्हें सैनिटाइज करना है। कोशिश ये करें कि डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद उनका डिस्पोजल इस तरह करें कि जैसे कहीं जला दिए जाएं, गाड़ दिए जाएं, इस तरह से कि उनसे इन्फेक्शन कहीं और ना फैल पाए। आपका जहाँ जहाँ हाथ लगे, जहाँ जहाँ आप संपर्क में आएँ, वो सारी जगह अच्छे से सैनिटाइज हों। सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें। आप भी बार बार अपने हाथ, अपने कपड़े, अपने बाल ये साफ रखें और हाथों को, चेहरे को साबुन से बार बार धो सकते हैं। तो ये सावधानियां आपको रखनी है। अगर किसी से दूर से भी कोई आपसे बात करे तो आप मास्क लगा के रखें और उनको भी डबल मास्क लगा के रखने के लिए कहें कि डबल मास्क लगाएं और मास्क इस तरह लगाएं कि पूरा नाक और मुंह के ऊपर ये बंद हो। कहीं से भी थोड़ी सी भी जगह यहाँ नहीं रहनी चाहिए। गलतियां यही हो रही हैं, लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन मास्क का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ खाली रहता है, मास्क नीचे खिसक जाता है, फिर उसको ऊपर करते हैं ऐसे। अब आपका हाथ कहीं टच हो चुका है और आप उस जगह किसी और इन्फेक्टेड व्यक्ति का हाथ टच हुआ है, वहीं आपने हाथ रख दिया और उस हाथ को लेके आपने मास्क ठीक करने के लिए नाक से लगा लिया, तो वायरस तो चला गया। अब आप इस कॉन्फिडेंस में हैं कि ये मास्क तो मेरा लगा हुआ है तो मैं तो बचा हुआ हूं, लेकिन वायरस आपके अंदर जा चुका है। तो ये सावधानियां रखनी है, मास्क का प्रॉपर सही उपयोग करना है। 2-3 दिन के बाद इसके लक्षण आते हैं। जैसे जब आपका इन्फेक्शन होगा तो दूसरे, तीसरे या चौथे, 5वें दिन में आपको लक्षण दिखेंगे। तो आपको सावधानियां तभी से शुरू कर देनी है। जैसे ही आपको बुखार आए, खांसी हो, दस्त लग जाए या किसी खाने में स्वाद ना आए, सूंघने में आपको खुशबू का एहसास ना हो, खुशबू महसूस ना हो, तब आपको समझना चाहिए कि शायद ये इस वायरस का इन्फेक्शन है। तो ये सब आपके साथ, चूंकि आप पॉजिटिव आ चुके हैं, ये लक्षण आपको मिले होंगे।
अब आपको ये देखना है कि आप माइल्ड स्टेज में हैं, मॉडरेट में हैं या सीवियर में हैं। चौथे पांचवें दिन भी बुखार बढ़ नहीं रहा है, 99 98 के बीच में है, और आपको खांसी भी नहीं है, आपका स्वाद भी है, तो आप ये माने कि आप माइल्ड स्टेज में हैं। इसलिए आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल करना है, उन दवाइयों को लेना है, जिसमें अजीथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन और आपके डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, और मल्टीविटामिन, जिंक, इस सब का एक आपको किट मिली होगी। उस किट में जो दवाइयाँ हैं और जो डोज हैं उनके, उस हिसाब से आपको वो दवा लेनी है। इसके बाद आपको 5वें, 6वें, 7वें दिन में ये थोड़ा सावधानी ये रखनी है कि आपको ये चेक करते रहना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल तो डाउन नहीं हो रहा, आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, आपका बुखार 102, 103 तो नहीं हो रहा। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो समझिए कि वायरस आपके फेफड़ों में घुसने की कोशिश कर रहा है, और फेफड़ों में अगर वो घुसा तो वो फेफड़ों को इन्फेक्शन फैलाएगा फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों को क्षति पहुंचाएगा। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखना है। अगर ये स्थिति आती है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, आपका बुखार बढ़ता है, तो कोशिश करें कि आप अस्पताल में भर्ती हों, कोविड केयर सेंटर में जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये मॉडरेट स्टेज में आप आ गए हैं। अब इसके बाद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन जा रहा है, जैसे 90 से नीचे जाने लगा है, तो फिर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा। तो ये सब स्थिति आने के लिए आप सोचें भी नहीं, क्योंकि ये स्थिति हर किसी के साथ नहीं है। जिसके फेफड़े पहले से ही वीक हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या किसी अन्य कारण से कोई उनको डिसीज़ है, तब जाके ये स्थितियां बनती हैं। लेकिन फिर भी सावधानी रखनी है। आजकल हम देख रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वायरस से जो इन्फेक्शन हुआ है उससे कई लोगों को ज़्यादा प्रभावित भी कर रहा है। तो जब 7वें दिन भी आपके ये लक्षण कम ना हों और आप मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में हैं, तो आपको मेडिकल में स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट मिलेगा। तो स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर आपको देंगे, और उसमें देखा जाएगा कि आप डायबिटिक तो नहीं हैं, क्योंकि उससे ग्लूकोज बढ़ता है। तो जब ग्लूकोज बढ़ता है तो आप अगर डायबिटिक हैं तो आपके लिए कंट्रोल्ड वे में उसका यूज किया जाएगा, और स्टेरॉइड ही फिर काम करेंगे जो आपकी बॉडी को उस वायरस से लड़ने के लिए मजबूती देंगे। तो ये तो जो उपचार हैं वो हैं। वायरस की एज टोटल लगभग 9 दिन आप मान लीजिए। 9 दिन के बाद वायरस तो ख़त्म हो जाता है। जो आपको जब इन्फेक्शन हुआ उससे 9 दिन तक वायरस आपके शरीर में जो भी उठापटक करेगा, लड़ाई करेगा, फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करेगा, 9 दिन जितना उसको करना होगा करेगा। उसके बाद वायरस शांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर जो उससे लड़ने के लिए काम कर रहा था, उससे शरीर के बाकी अंग क्षतिग्रस्त होने लगेंगे, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह से ब्लड में नहीं पहुंच पाएगी, फेफड़े काम ठीक से नहीं कर रहे होंगे, तब फिर वो थोड़ा आपके शरीर को, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो उसके बाद आपका शरीर वापस अपनी सही स्थिति में आ जाएगा और वायरस का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए
हमको ये देखना है कि वायरस अपना काम करे और हमारा शरीर अपना काम करे। हमको वायरस से जो एक रेस चलेगी वो फेफड़ों के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, हमें उसको वहाँ घुसने से रोकना है और अपने फेफड़ों को मजबूती देना है। इसके लिए पहले 2-3 दिन जब वायरस नाक से गले तक पहुँचने के दरमियान होगा, बढ़ रहा होगा, 1 से 2 हो रहे होंगे, 2 से 4, तो उस समय जैसे स्टीम लेते हैं, भाप लेते रहना है। पहले ही दिन से हमको भाप लेते रहना है। भाप से क्या होगा कि अगर वो नाक में चूंकि गरम गरम भाप जाएगी तो वो उसको शांत कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है वायरस को। तो लगातार दिन में 3-4 बार भाप लें। भाप में आप विक्स या ऐसी कोई जिसमें यूकेलिप्टस ऑयल होता है वो डाल सकते हैं। ऐसे ऑयल आते हैं, उनकी 1-2 बूंद डाल सकते हैं। तो उस तरह से आप वायरस को श्वास नली और श्वास नली से फेफड़ों में जाने के पहले ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर पहुंच गया तो फिर आपको दूसरी सावधानियां और दूसरे उपचार की तरफ बढ़ना होगा। इसमें जो सीटी स्कैन होता है छाती का, उसमें HRCT जो सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट देखे जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए उसको जैसे 25 भागों में पूरी फेफड़ों को बांटा जाता है, उसमें कितने भाग में नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसको देखते हैं। तो जैसे 5/25 वैल्यू है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही माइल्ड है। और 6 से 15 तक है तो मॉडरेट स्थिति मानिए कि उसमें फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फेफड़ों का। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल दवाइयाँ उस पर काम कर सकती हैं जो आगे बढ़ने से उसको रोकेंगी। फिर भी अगर बढ़ता है और 15 से ऊपर की वैल्यू आती है तो सीवियर कंडीशन में आ जाती है स्थिति। ऑक्सीजन लेवल फिर एकदम डाउन होने लगता है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम जब तक ऑक्सीजन की व्यवस्था ना हो तब तक के लिए प्रोन पोजीशन, मतलब उल्टा लेटना। जैसे बचपन में हम देखते थे कि माँ बाप अपने बच्चों से पैर दबाते थे तो उल्टे लेट जाते थे और बच्चे उनके पैर दाबते थे। कभी कभी खड़े होके बच्चे पैरों के ऊपर, कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर, तो उस तरह से लेट के हमको सांस लेना है। तो वो सांस जब हम लेंगे तो फेफड़े चूंकि ऊपर की स्थिति में आ चुके होंगे। अभी फेफड़े जब हम इस तरह लेटते हैं तो फेफड़े नीचे दबते हैं। जब इस तरह होंगे तो फेफड़ों पर लोड कम पड़ेगा तो फेफड़े ठीक से काम कर पाएंगे। तो बैठें भी तो इस तरह झुक के बैठने की जगह आगे की ओर थोड़ा झुककर बैठें तो फेफड़े प्रॉपर काम करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बैठें तो सीधे बैठें। सीधे बैठेंगे तो फेफड़े हमारे नीचे तक काम करेंगे। फेफड़ों का जो नीचे का हिस्सा है वो भी हमारा काम करेगा। तो ये प्रोन पोजीशन का ध्यान रखना है। इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो उल्टे लेटकर हम भुजंगासन जो होता है, दोनों हाथों के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा उठ के, पेट पलंग से लगा होगा, बेड से लगा होगा, उसके यहाँ छाती के नीचे और पेट के थोड़ा ऊपर यहाँ एक पिलो लगा लेंगे। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा भुजंगासन में उठ के थोड़ी सांस, गहरी सांस ले सकते हैं ऐसे। तो ये बार बार करेंगे। सांस लेने में चूंकि तकलीफ हो रही होगी तो उतना आसानी से नहीं होगा, लेकिन करेंगे तो इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ेगा। अगर हम 16 घंटे तक प्रोन पोजीशन में लेटे रह सकते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारा नॉर्मल आ सकता है।
16 घंटे लगातार नहीं रह पाएंगे तो हर घंटे में 10-15 मिनट बाईं करवट दाईं करवट इस तरह करके लेट के रह सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का तरीका है। तो ये सब अभी जो मैंने बातें की, ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम है। अब हम माइल्ड स्टेज पर हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले से ही हम ऐसी कोशिश करें कि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर काम करते रहें कि जिससे अगर वायरस फेफड़ों में पहुंचने के बाद क्षति करने का काम शुरू करता है तो थोड़े हमारे फेफड़े इतने मजबूत होने चाहिए कि उस लड़ाई में फेफड़े थोड़ा अपने सुरक्षित रूप से काम कर सकें। तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए कई एक्सरसाइज हैं और ये एलोपैथी पद्धतियां हैं, ये अपना काम करती हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर इन पद्धतियों पर चलना ही है, क्योंकि जब प्राण बचाना है तो जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो अपनाना है। लेकिन हमें साथ ही अपनी भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर भी विश्वास रखना है, आस्था रखनी है और अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो उसका उपयोग भी करना है। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स भी डीप ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं और इसकी उपयोगिता मानते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करके हम अपने फेफड़ों की जांच भी कर सकते हैं कि हमारे फेफड़े कितना काम कर रहे हैं और उस लड़ाई में फेफड़े किस तरह से सामने उस जंग को जीतने के लिए तैयार है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप ये भी पता लगा लेंगे कि आपके लंग्स में आगे चल के ऑक्सीजन का लेवल कम होने जा रहा है या फेफड़े सही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा। जो HRCT की वैल्यू हैं वो कम होने जा रही हैं, बढ़ने जा रही हैं या उनकी क्या स्थिति हो सकती है, यानी फेफड़े क्षतिग्रस्त होने जा रहे हैं या फेफड़े प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। सिंपल तरीका है, आप पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज को शुरू कर दीजिए। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। स्ट्रेट बिल्कुल रीढ़ आपकी सीधी हो, हाथों को दोनों जांघ के ऊपर रख लें और आपको गहरी सांस लेना है और सांस को रोकना है अंदर, जितनी देर आप रोक सकें, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30, 35, जितने सेकंड आप रोक सकते हैं उतने सेकंड रोकिए और फिर सांस अपने आप छूट जाएगी, छोड़ दीजिए आप। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप 25-30 सेकंड तक रोक कर रख सकते हैं तो मान लीजिए कि आपके फेफड़े पूरी तरह सही काम कर रहे हैं। जो HRCT की वैल्यू आएंगी वो बता देंगी कि आपके फेफड़े बिल्कुल सही हैं। वो टेस्ट आपका डीप ब्रीदिंग से ही लग जाएगा। तो देखिए, कोशिश करते हैं हम भी, एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मान लीजिए पहले दिन आप 10 सेकंड रोक पाते हैं पहली बार में, 1 घंटे बाद आप करें और कोशिश ये करें कि 10 की जगह आप 13 सेकंड कर लें, 14 सेकंड कर लें, कुछ बढ़ाने की कोशिश करें समय को। फिर शाम को करें तो 2-3 सेकंड और बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरह वो समय आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 2-2, 3-3 सेकंड करके जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं उसको। ब्रीथ होल्डिंग, तो ये डीप ब्रीदिंग करके उसको होल्ड करना, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो अगर आप बढ़ाते जाएंगे, 1-1, 2-2 सेकंड भी बढ़ रहे हैं या उसको कांस्टेंट जितना आप पहले दिन रोक कर रखे हैं दूसरे दिन भी उतने रोक पा रहे हैं, मान लीजिए आप ठीक हैं। लेकिन अगर वो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है, मतलब पहले दिन मान लीजिए आपने 30 सेकंड सांस रोक ली थी, लेकिन अब आप 20 सेकंड रोक पा रहे हैं, उसके कुछ टाइम बाद आप 15 ही सेकंड रोक पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपके फेफड़ों में वायरस का
प्रभाव आ चुका है और वो आपके फेफड़ों को क्षतिग्रस्त कर रहा है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके और जो भी आगे का प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का वो फॉलो करना है। तो ये कोशिश कीजिए, मेरे साथ कीजिए। तो इसमें सांस जैसे हम नाक से लेते हैं, नाक से लेने की जगह मुंह से भी ले सकते हैं। तो मुंह से लेंगे और अंदर तक भरेंगे, इसको अंदर तक, नीचे वाले हिस्से तक जाने देंगे और उसके बाद फिर रोक लेंगे। तो पहले सांस लेना है, फिर रोकना है और छूट तो वो अपने आप जाएगी। इस तरह। तो ये डीप ब्रीथ को होल्ड करना है। तो ये दिन में हम 3-4 बार करें और इससे हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज भी होती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और वायरस से लड़ने के लिए फेफड़े तैयार रहते हैं। तो ये ज़रूर करें। साथ ही जब बुखार आता है तो हम लिक्विड डाइट पर रहें, वो ज़्यादा ठीक है। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन करें। नारियल पानी इसमें बहुत उपयोगी है। नारियल पानी में सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नारियल पानी का उपयोग ज़रूर करें। प्रोटीन वाली चीज़ें भी लेना है और आपको ठंडी, खट्टी, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचना है, क्योंकि खांसी जुकाम ना हो इसके लिए ठंडी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। गर्म पानी पिएं, हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और साथ ही अपना आत्मविश्वास कमज़ोर ना होने दें। ऐसे कई बार जीवन में फीवर आया है, कई बार लोगों को निमोनिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। ये भी एक बुखार है, ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें, अपना आत्मविश्वास बना के रखें। इस जंग को अगर कुछ लोगों ने हारा है तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जीता है। तो आप जीतने वालों में शामिल हैं, ये विश्वास बना के रखें। आप जीतेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। आपको, मैं समझता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुखार भी नहीं बढ़ेगा। देखिए तो इसलिए आशान्वित रहें, आप पूरी तरह ठीक होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्ते, जय हिंद।